देखते हैं जैसे बॉर्डर फिल्म देखी तो जब वो समय आया तो सनी देओल ने बोल दिया था, तो इसी तरह आपको भी बोला जाता है कि भाई नौजवान तैयार हो जाओ इस तरह से। मतलब जो एक फौजी होता है ना, जैसे बोल दिया जाता है कि तैयार हो जाओ, वो इंडिकेशन मिल जाता है। कहते हैं जो अफसर साहिबान होता है उसका एक इंडिकेशन होता है, वो एक इंडिकेशन देता है। और बाकी जैसे हम लोग तो 24 अप्रैल से तैयारी कर रहे थे। 24 अप्रैल से हमें बोल दिया गया था कि तैयार रहना, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और इतना बड़ा होगा शायद कि आप लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन हमारे पास पहले से था, तो बार बार उस चीज़ की मोटिवेशन की या प्रेरणा जरूरत नहीं थी। हमें अपना काम पता था क्या हमें करने वाला है। तो हर बार अफसर को आने की बतानी छोड़नी पड़ती थी। जो छोटी छोटी टीम बटी हुई थी और सबके अलग अलग लीडर थे, तो उन्हीं में एक छोटी टीम का लीडर मैं भी था अपनी टीम का। तो मेरे जवान जो भी थे वो सब मोटिवेटेड थे, उनको सबको पता था हमें क्या करने वाले हैं और ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें जो सबसे बड़ी बात तो कि 26 निर्जीव जिनका कोई निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई थी। अच्छा। उनके लिए आप हर बंदे के मन में आक्रोश था कि कश्मीर में कितना अच्छा चल रहा था, टूरिज्म अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लाल चौक पर झंडा फहराने लगे थे, जन्माष्टमी मनाने लगे थे। कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि सब कुछ अच्छा शांति हो जाए। तो ये भी हमारे मन में आक्रोश था कि जो अच्छा चल रहा था J&K में वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका भी बदला लेना है। तो सारे कहते हैं कि गुस्सा था, गुस्सा वो फिर सफलता में और जीत में बदला हम लोगों ने। उसके बाद ये लंबा ऑपरेशन चला था 7 की नाइट में से लेकर 10 तक, जब तक सीज फायर नहीं हो जाता। तो उसमें ऑपरेशन में अनेकों बार ऐसी परिस्थिति आई थी जहाँ पर जान आपको हथेली पर रखनी थी और जहाँ पर आपका जो कहते हैं ना कि 2-2 या 5-5 मिनट के ऊपर कई बार ऐसे क्षण आए थे जहाँ पर आपकी जान बची थी। तो बहुत सारे अगर ऐसे मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा ऐसे क्षण। उसमें कुछ ऑपरेशनल सीक्रेसी भी बहुत ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली डिटेल में नहीं बता सकता कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ये समझ लो कि जो मेरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर जिस सिस्टम में मैं काम करता था, दैट इज जस्ट 400 मिसाइल सिस्टम जी। उसने पाकिस्तान के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के 5 फाइटर लड़ाकू जहाज जिसको बोलते हैं, उसको हमने हिट किया था, उसको मारा था। जिसमें से दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट एज पर ग्लोबल मीडिया, एज पर अमेरिका F-16 है। अच्छा। जो उन्होंने बीच में पाकिस्तान को दे रखा है, जिसकी बहुत ब्रांडिंग होती थी कि जैसा कोई एयरक्राफ्ट ही दुनिया में नहीं है, उसको भी हमने मारा। तो उसको S-400 ने मारा था एयर बैटल में जी। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट रहता है अवाक्स, जिसको बोलते हैं कि चलता फिरता एक रेडार रहता है। ये समझ लिया कि मीडियम टाइप का एयरक्राफ्ट और बड़े टाइप का एयरक्राफ्ट रहता है, उसके ऊपर रेडार लगा रहता है। जब वो जहाज हवा में रहता है तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक तो ग्राउंड पे जो रेडार रहता है तो उसके देखने की जो लिमिटेशन होती है, अगर कहीं पर माउंटेन टेरेन आ जाता है तो उसके पार वो देख नहीं पाएगा। बट अगर हवा में ही वो रेडार अगर चला जाता है तो उसकी रेंज ये समझ लो कि अगर लाहौर से उड़ा है टुवर्ड्स कराची अक्रॉस द बॉर्डर, बिल्कुल पैरेलल लाइन बॉर्डर पे अगर वो जहाज उड़ रहा है तो आपको चंडीगढ़ से लेकर बरेली, बरेली से लेकर दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, महाराष्ट्र के मुंबई तक वो जैसे नीचे आ जाएगा ना, सारा जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जितने भी हमारे एयरफोर्स के बेस है, सबको वो कवर कर देता है। उससे क्या पता चल जाता है, उससे ये पता चल जाता है किस जगह पर कौन से एयरक्राफ्ट हैं, कहाँ कहाँ से हमारे जहाज उड़ रहे हैं। मतलब उनके रेडार की रेंज, मतलब उनके लिए समझ लो कि आंख और कान का काम करता है। और वो दूसरे जो फाइटर जहाज है उसको गाइड भी करता है। अच्छा अच्छा। कि यहाँ से जैसे सपोज करो कि ग्वालियर से जहाज उड़ रहे 4, भोपाल से कुछ एयरक्राफ्ट उड़ गए हैं, नागपुर से कुछ एयरक्राफ्ट उड़ गए हैं, किस दिशा में एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, वो सब गाइडेंस वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को देता है। तो आंख और कान का काम करता। तो 6 जहाज उनके पास ऐसे थे जो मतलब बड़ी कहते हैं ना, उसको हमने मारा। उस एक जहाज को एयर बैटल में हम लोगों ने मार दिया था। वो जहाज कितनी ऊंचाई थी? वो जहाज पेशावर से टेक ऑफ किया था उस जहाज ने। और वो युद्ध की ऐसी कंडीशन थी, उसमें ऐसी चीज़ों में आ गए थे हम लोग कि जो जहाज पाकिस्तान में उड़ेगा, मतलब कुछ भी टारगेट अगर पाकिस्तान की हवा में मिलेगा, हमारे रडार की स्क्रीन पर आएगा, उसको हमें मारना ही मारना है। युद्ध मतलब उस कंडीशन में आ गया था कि कुछ भी चीज़ें हम नहीं छोड़ने वाले हैं अब। जैसे ये पेशावर के से टेक ऑफ हुआ, पेशावर टू सरगोदा नियर बाय कहीं पे था, उसको हमने हिट किया था। और जो डिस्टेंस है ना, हमारे डाटा रिकॉर्डर से जो डिस्टेंस निकल गया है, वो जो डिस्टेंस था वो था 314 किलोमीटर। अच्छा। 314 किलोमीटर एयर डिफेंस के इतिहास में इससे लंबा टारगेट, इससे लंबी हिट आज तक कभी नहीं हुआ था। आज से कभी नहीं हुआ। आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रहती है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें रहती है, ग्राउंड टू ग्राउंड हिट करने वाली मिसाइलें रहती है। मतलब एक जमीन से मारो, दूसरे की जमीन पे जा गिरेगी। वो 5-5 हज़ार किलोमीटर की ट्रायल बहुत हो चुके हैं। अच्छा। ट्रायल बहुत हो चुके हैं। जैसे कि अभी ईरान ने देखा, ईरान ने कैसे ग्राउंड टू ग्राउंड हिट मार रहा था। ईरान से एक कंट्री बीच में जॉर्डन पड़ता है, जॉर्डन क्रॉस करते इजराइल में जाती है, वो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। बट कोई टारगेट को हवा में मारना
इतना लंबा आज तक नहीं हुआ। ईरान और इजराइल के वार में भी नहीं हुआ, रूस और यूक्रेन के वार में भी नहीं हुआ। वो हम लोगों ने करके दिखाया था इतना लंबा। तो हमारी मिसाइल की जो रेंज थी, पहले तो उस टारगेट को हमने अपनी रेंज में आने दिया, और जैसे हमारी रेंज में आया उस टारगेट ने भागने की कोशिश की, और भागने की कोशिश के दौरान ही हम लोगों ने 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी पर उसको मार गिराया था। उस जहाज के अंदर ये मान लो कि 20 से 25 के बीच में बंदे रहते हैं। सर आप बता रहे हो कि 314, जी जी जी। कैसे मापते हैं सर उसको? देखिए सर, जो डाटा रिकॉर्डर रहता है, कौन सी चीज़ आपके जो रेडार की स्क्रीन जो रहती है ना, उसके ऊपर डिस्टेंस आता रहता है। जो कोई चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, कोई चीज़ हवा को क्रॉस करते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है, और जो एनर्जी, मतलब मैं थोड़ा मोटा मोटी तरीके से बताऊंगा, कोई टारगेट जब रहता है, जब हवा में उड़ता है उसको एनर्जी का रूप ले लेता है, वो एनर्जी का रूप ले लेता है। हवा को जब काटता है वो एनर्जी का रूप ले लेता है। वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। वो जितना नज़दीक आपका आता जाएगा वो दूरी कम होती जाएगी, साथ में आपकी जो दूरी है ना वो भी कम होती जाएगी जहाँ से मिसाइल फायर की। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है। वो आपके डाटा रिकॉर्डर निकालते हैं ना, एग्जैक्टली कितनी दूरी पर जाएगी मिसाइल हिट की, वो सब आ जाता है। और एरियल जो डिस्टेंस होता है वो कम रहता है। मतलब जो आसमान का जाओगे ना आप, यहाँ से अगर मिट्टी गांव से आप भिवानी जाओगे तो ग्राउंड का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, एरियल डिस्टेंस कम रहेगा। जो हवा का डिस्टेंस है ना वो सीधा रहता है, वो कम रहता है। किस तरह से वो फायर करते थे और कैसे ये था कि उसी को जाके लगे, ये सब कैसे होता था? देखिए साहब, जैसे आपने पूछा कि वहाँ से आते थे, कैसे आप मारते थे, उसी को जाके लगे। बहुत सारे रेडार एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो उसका जो इनपुट होता है ना बहुत सारे रेडारों का, एक जगह जाता है। वो जो सेंटर है ना, कंट्रोल सेंटर, वो डिसाइड करता था कि जो टारगेट आ रहा है, जो एयरक्राफ्ट आ रहा है या मिसाइल आ रही है, उसको कौन सी मिसाइल मारेगी। हमारे पास अकेले एक मिसाइल नहीं है, हमारे पास 7-8 टाइप के अलग अलग मिसाइल हैं। S-400 हो गई, ब्रह्मोस है, एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर MRSAM है जो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई थी, एक स्पाइडर इजराइल से बनी मिसाइल है, आकाश है जो इंडियन मेड मिसाइल है, आकाश न्यू जनरेशन है, और ओसाका मिसाइल है जो रशियन मेड है। इसके अलावा एक ईगला मिसाइल है। ये बहुत से अलग अलग टाइप की मिसाइल होती है। इसके अलावा आर्मी की एडी गन रहती है, एयर डिफेंस गन रहती है, L-70 जिसको बोलते हैं। जैसे आपके कंट्रोल सेंटर के पास कोई टारगेट आया, उसमें ये देखते हैं कि कोई टारगेट किस स्पीड से आ रहा है। जैसे कोई टारगेट है जो बहुत बड़ी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बहुत स्पीड से आती है, उसको मारने के लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है ना वो हमारा मिसाइल है S-400 है। अच्छा। तो वो टारगेट हमें दिया जाता था, कंट्रोल सेंटर से हमारे पास मैसेज आता था, ये टारगेट आपको लोड किया जाता है। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग उस टारगेट को ट्रैक कर रहे होते हैं। उसके बाद उस टारगेट को हम लोग क्या लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद उसकी दूरी देखते हैं कितनी दूरी पे है। तो अलग अलग रेंज की अलग कई बहुत सारी मिसाइलें होती हैं हमारे पास है। तो उस हिसाब से, उस दूरी के हिसाब से हम लोग अपने मिसाइल को तैयार करते हैं और फिर मिसाइल को लॉन्च करते हैं। सपोज एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ मैं, अगर कोई ड्रोन आता पाकिस्तान का, ठीक है, वो हम पे अटैक करने के लिए आता है, मतलब S-400 यूनिट पे ड्रोन अटैक करने के लिए आता है, तो उसके लिए हम लोग अपनी मिसाइल को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ड्रोन छोटा है, 10, 20, 50, 60 लाख का होगा, मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। तो उसको मारने के लिए हम आर्मी की एडी गन को यूज़ करते हैं। तो टारगेट फिर एडी गन को दिया जाता है, फिर एडी गन के पास क्या कंटिन्यूस फायर करके ड्रोन को मार देती है। तो मतलब ये आपस में कंफ्यूज ना हो, एक ही टारगेट पर, एक ही जहाज पर या एक ही मिसाइल पर बहुत सारी मिसाइलें इंडिया की तरफ से फायर ना हो जाए। मतलब एक टारगेट आ रहा है, उस पर 3 मिसाइलें हम लोग ना लॉन्च कर दें। उससे बचने के लिए एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है, वो काम करता है। उसमें कंट्रोल सेंटर रहता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से टारगेट के लिए कौन सी मिसाइल हमें यूज करनी है। और इस युद्ध के दौरान मैं कहता हूँ कि जो हौसला था जवानों का वो इतना हाई था कि इसमें से एक मेरा साथ में एक लड़का, मेरा एक जवान था, वो युद्ध से शुरू होने से पहले उसको बैक पेन था, और बैक पेन में ऑपरेशन हुआ था, और वो 1 महीने की सिक लीव ना, बेड रेस्ट से उठ के आया था, और वो प्रॉपर रूप से, पूरा रूप से फिट भी नहीं था। तब भी उसने इस तरीके से काम किया कि दोबारा उसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसने उफ तक नहीं की थी, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और एक मेरे साथ में जो लड़का था, उसको क्या टांग में दिक्कत हो गई थी। टांग में 1 साल पहले 2 या 3 मंजिल से गिर गया, छत से गिर गया था, तो एक टांग पूरी डैमेज हो गई थी, तो चल भी नहीं पाता था सही से। बट जब देश की बारी आई, जिस टाइम सही में जरूरत थी, वो बंदे ने लड़ते झगड़ते, मतलब दौड़ते, लंगड़ी टांग से भी दौड़ते दौड़ते काम किया। अच्छा। तो मतलब जवानों का कहते हौसला इतना बुलंद था, बिना खाना खाए 4 या 5 दिन मुझे लगा कभी एक टाइम मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला हो, बिना सोए, जो टेबलेट्स आते हैं इसकी ना, जिससे नींद ना आए। अच्छा। लगातार, क्योंकि जो मैक्सिमम जो लड़ाई हुई थी ना वो रात को ही होती थी। 10 तारीख को पूरे दिन चली थी। जागते रहते थे? अब 24 घंटे हमें जागना। दवाई लेके? दवाई उसके लिए टेबलेट आती हैं। हाँ। उसको टेबलेट आती है, ताकि उस टेबलेट की जो ड्यूरेशन है 8 घंटे की रहती है। 8 घंटे तक आपको नींद नहीं आएगी, पूरे आपके जो बॉडी के ब्रेन के मसल्स हैं ना वो बिल्कुल एक्टिवेट रखेगी आपको। तो
5 दिन बिना खाना बिना खाए, बिना, ये समझ लो कि हाथ खाना भी खाते थे ना, हाथ पता नहीं कीचड़ में सने रहते कैसे रहते थे। उस ना तो टाइम था खाने का, ना सोने का टाइम था, दिन में तैयारी करनी पड़ती थी, फिर अपने आप को दोबारा मतलब मिसाइल लोड भले करो। जी उस टाइम आप किस भगवान को या किस परिवार के सदस्य को, किसको याद करते थे आप? मैं देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन एक फौजी का होता है, देश होता है, परिवार, समाज, गांव, वो सब देश ही के अंदर आता है। तो सब उससे मतलब मुझे लग रहा है देश से बढ़ के है ना, देश का जो तिरंगा जब लहराता है उससे बढ़ के कोई शान नहीं है। तो मैं अपने पूरे परिवार को भी उसमें ये रखता था कि हाँ भी आज अगर ये लोग जंग हम लोग जीत के चले गए, जो हुआ है पहलगाम वाली इंसिडेंट, उसका अगर इसका बदला हमने ले लिया और अगर उनको हम लोगों ने सरेंडर करने में मजबूर कर दिया, तो इससे बड़ी कि मतलब कोई मनोबल हमारे लिए जीत के लिए नहीं होगी। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी। पूरा परिवार, मैं तो कहूँ देश मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम, परिवार सबसे ज़्यादा ऊपर मेरे लिए देश था उसमें, और मेरे देश का लहराता हुआ तिरंगा ही हम लोगों को दिखता था कि ये ना झुकना पाए जी, ये हमेशा लहराता है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा, वही मेरे गांव देणुत का फौजी तो काफ़ी छोटे छोटे थे, हमें जब उनको सम्मानित किया, जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा, मेरे सामने जो है बाबा दुनियाला का चेहरा जो है, मेरे ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए मैंने ये पूछा जी आपसे। जी बिल्कुल जी, तो अब आप रिटायर आ गए जी। अब क्या करना चाहते हो आप? हाँ, मैं 30 जून 2025 को अपनी 20 साल का जो रेगुलर एंगेजमेंट होता है उसका खत्म होने के बाद रिटायर हो चुका हूँ, और अभी मैं सिविल सेवा में जाने का मतलब मेरा प्रयास रहेगा, ताकि किस उसमें जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहती है, जैसे आरपीएस रहता है, डीएसपी, या फिर अगर सिविल सेवा में सिलेक्ट नहीं हो पाता हूँ मैं तो सब इंस्पेक्टर जैसी ऐसी सेवाएं जिसमें जनता का जुड़ाव ज़्यादा है, जनता को अधिकार मिलने चाहिए, या जनता के कहते हित डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसी सेवा में जाना चाहूँगा, ताकि मतलब जितना मैंने काम 20 साल किया, वहाँ का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो अच्छा काम करने की जो मुझे प्रेरणा मिली, वो आम पब्लिक को भी सब चीज़ें मिले। अगर मैं उसमें मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर रहता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी जी जी। तो काफ़ी इंटरव्यू, बड़े बड़े चैनल आपके देखे जी जी, और काफ़ी पहचान आपकी बनी हुई है। तो ऐसा भी है कि भले जी कहीं राजनीति में भी नहीं आ जाए? नहीं बिल्कुल नहीं, राजनीति मान का नहीं कोई नहीं, मन? बिल्कुल 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 कोई विचार नहीं है मेरा। ऐसा नहीं है कि राजनीति में कोई बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि राजनीति इन्हीं में से किसी न किसी को राजनीति करनी होती है। हाल फिलहाल मेरा कोई ऐसा कोई विचार नहीं है राजनीति में जाने का। समाज सेवा, वो भी किसी न किसी सेवा में, सरकारी राजकीय सेवा में जाके समाज सेवा करना। जैसे ऐसे नौकरियां, अगर मैं बोलूँ पुलिस की नौकरी, जी पुलिस की नौकरी शायद बहुत से लोग ऐसे नहीं मानते होंगे, समाज सेवा नहीं मानते, बट अगर आप सही से अगर कर लो, अगर किसी गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी की आवाज़ मतलब सही से किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर उसके न्याय का माध्यम आप बन पाते हो तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं होगी। तो राजनीति से मुझे नहीं लग रहा मैं राजनीति में आ पाऊँगा, क्योंकि राजनीति करने के लिए थोड़ा बहुत धूर्त होना पड़ता है, तो मेरे लिए शायद वो संभव नहीं है। जी अच्छा, देखो गर्व होता है वैसे तो, जब आप ऑपरेशन सिंदूर पे थे तो परिवार वाले मतलब ये तो सोचते होंगे कि हमारा बेटा जा रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। घर आके जब आपने ये सब पूछा तो क्या बता रहे थे वो, अंदर से क्या फीलिंग थी उनकी? जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना सर, तब तो मैंने कुछ बताया नहीं था सुंदर भाई, तो कुछ नहीं बताया था क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या होने वाला है। तो जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया और जब न्यूज़ में आने लग गया, और जो न्यूज़ में स्टेप से आ रहा था कि मेरी जो यूनिट थी S-400 की, जहाँ का लोकेशन थी, वो एग्जैक्ट न्यूज़ में ऐसे ही आने लगी थी, तो वो ज़्यादा बहुत हाईलाइट हो गई थी वो यूनिट। उसके बाद पाकिस्तान वालों की तरफ से क्लेम किया गया था कि हमने S-400 यूनिट को मार दिया, ध्वस्त कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल से। तब शायद उस कहते वो रूमर एक झूठ बार बार फैलाया गया है, उसके कारण कुछ जो न्यूज़पेपर थे अपने इंडिया के भी 2-3 न्यूज़ पेपर अपने इंडिया के अच्छे खासे हिंदी वाले न्यूज़पेपर हैं, जिन्होंने इस चीज़ को अखबार में छाप दिया था। जैसे ये खबर घर पे पता चली तो वो थोड़े टेंशन में आ गए थे, क्योंकि घर वालों को पता था, मेरी धर्मपत्नी को पता था मैं कहाँ काम करता हूँ। उसमें एग्जैक्ट लोकेशन लिखी हुई थी कि S-400 की कौन सी यूनिट को ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान ने, ये ऐसा क्लेम पाकिस्तान कर रहा है। और कंटिन्यूसली यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह सोशल मीडिया पर इस चीज़ प्रचार किया गया था, एक झूठा प्रचार किया गया था। जब आप युद्ध लड़ते हो तो युद्ध लड़ने की कई प्रक्रियाएं होती है, 25% या 30% आपके पास हथियार कैसे हैं उससे आप युद्ध लड़ते हो।
25-30% जो आपकी फौजी बंदे होते हैं ना, जिनके पास स्किल कैसी है, मतलब उस हथियारों को कैसे यूज करते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं कितना जल्दी उनको रिपेयर करते हैं, वो स्किल पे रहता है। 60% तो ये हो गया। और मैं कहूँगा कि 10 या 15% जो टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है, जैसे बड़े बड़े सेना के अधिकारी कैसे हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका डिसीजन कैसा है। अगर खुली छूट है, जैसे हमें खुली छूट मिली हुई थी इस बार कि आप मारो कोई दिक्कत नहीं आपको, हम जो वर्ल्ड लेवल से जो भी प्रेशर आएगा ना वो हम झेलेंगे। क्योंकि जब आप अटैक करते हो ना, बहुत सी चीज़ें होती है कि आपको कहते हैं कि जंग और इसमें जो एक कहावत नहीं है, उसमें सब जायज़ है, प्यार और जंग में सब जायज़, इस टाइप से एक कहावत है। तो जंग जब होती है तो आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो निर्दोष सिविलियन है वो भी मारे जाते हैं। तो यहाँ से ये था कि एक प्रेशर भी हो सकता था हम पे, और पाकिस्तान ने इसलिए बहुत सारी ऐसी हरकतें भी की थी, मैं बाद में बताऊँगा। 10 या 15% आपकी वो रहती है टॉप मिलिट्री लीडरशिप, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है वो कैसी है। 25% जो युद्ध लड़ा जाता है वो झूठ पे लड़ा जाता है। इतना झूठ बोलो, इतना रूमर उड़ाओ, टीवी चैनल हर जगह से इतना उड़ाओ कि दूसरी अपनी जनता को ये यकीन हो जाए कि हम लोग जंग जीत ली है, और दूसरे देश में ये मैसेज जीत जाओ कि तुम लोग जंग हार चुके हो। महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। हाँ बिल्कुल। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए थे, नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए थे। वो प्रक्रिया आज के मॉडर्न वारफेयर में भी यही होता है कि आपको कहते हैं कि ब्रेन वॉश किया जाएगा, ऑनलाइन आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा। देखो हमने आपकी यूनिट मार दी, देखो हमने आपके जहाज मार दिए, पटना का पोर्ट मार दिया। पटना पोर्ट है ही नहीं, पोर्ट मतलब जहाँ समुद्र होता है, पटना में कोई समुद्र नहीं है। भाई किस तरीके से झूठ फैलाया गया था उन लोगों ने। कुछ लोगों ने इसको यकीन भी किया, ऐसा नहीं। यकीन करने के एक तरीके रहते हैं, जैसे कि एक आम शहरी आम पब्लिक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता, वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद नहीं करता। वो उसके लिए क्या है कि जो प्रधानमंत्री बोलेगा, मतलब फौजी का तो फौजी का पॉलिटिकल नहीं होते भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, जो जैसा आदेश देगी फौज वैसे ही काम करती है। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, वो उसके लिए क्या है, जो पाकिस्तानी वाले बोल देंगे ना वो सच साबित लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से नफरत है, या उसकी पॉलिटिकल विचारधारा से वो सहमत नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस झूठ को ज़्यादा फैलाते हैं, उस चीज़ में वो कहते हैं झूठ के माया जाल में वो लोग फंस जाते हैं। तो आधा युद्ध ऐसे भी लड़ा जाता है। तो पाकिस्तान ने जो रूमर वाला जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ना, रूमर और प्रोपेगेंडा वाला पार्ट, वो 99% वो यूज किया था। लड़ाई उन्होंने 1% लड़ी थी। उनको तो क्या था कि मिसाइल को छोड़ देनी है, कहाँ गई हमें नहीं पता, हमने छोड़ दी और हमने एक वीडियो बना ली, ये हमने डाल दी, देखो ये मिसाइल जा रही है, कहाँ गिरी बोला हमें नहीं पता। उनका लड़ने का ये सिस्टम था। और ग्लोबल प्रेशर की अब जो बात करते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे ठिकाने रहते हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे मिलिट्री बेस हैं। हम लोगों ने जब वो बेस को हिट करना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा प्रेशर वहाँ से भी आना स्टार्ट कर दिया था कि आप हमारे मिलिट्री बेस को हिट मत करो, क्योंकि वो जो बेस थे कहते हैं ना उसमें प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो उस टाइम ये नहीं देखा जाता क्या नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। क्रिकेट मैच देखते हैं सब लोग, पाकिस्तान में उस समय पर PSL चल रहा था, इंडिया में IPL चल रहा था। तो IPL का मैच याद होगा, एक मैच धर्मशाला में चल रहा था। IPL जब बीच में बंद हुआ था, धर्मशाला के मैच बीच में 10 ओवर के बाद मैच को बंद कर दिया गया था, लाइटें बंद हो गई थी, क्योंकि उस समय खतरा ये था कि पंजाब पूरा ब्लैकआउट था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पंजाब को क्रॉस करते धर्मशाला आता है, एरियल डिस्टेंस कम है, अगर आप आसमान से देखोगे ना तो दूर से दिख जाएगा, जलती हुई लाइट दूर से दिख जाएगी। तो उनके लिए एक आसान टारगेट था, जिसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग स्टेडियम में, फॉरेन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है। उस चीज़ को बंद किया गया, मैच को कर दिया था। प्लेयरों को वहाँ से जब निकालना था तो बाय बस जलंधर ले गए, जलंधर से बाय ट्रेन दिल्ली पहुँचाया गया। भारत ने ये खतरा मोल ले लिया कि अगर एयरक्राफ्ट का यूज़ करेंगे तो शायद मिसाइल हिट कर जाएगी। पाकिस्तान ने कराची में मैच था, पाकिस्तान ने मैच बंद करवाया। फॉरेन प्लेयर जो भी थे उनको दुबई भेजना था, कराची से वो लोग रावलपिंडी ले गए, मिलिट्री बेस पे ले गए। उसके बाद जब उनके फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे थे, उसी फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच में सिविल एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाया। वो लोग चाहते थे, वो लोग ये चाहते थे कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल आए, वो हिट करे, ताकि हम पूरी दुनिया सामने इस टाइप से रो सके कि देखो देखो इन्हें PSL के प्लेयर मार दिए। निर्दोष जो आम नागरिक है, जो क्रिकेटर है, उनको जान ले ली। इंडिया कितना निर्दयी है। एक रूमर और प्रोपेगेंडा का पूरा सहारा लिया। कोशिश हुई थी ये करने की, बट कहते हैं इंडियन एजेंसी पहले से चौंकाना थी, इनको पहले से ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि ये हरकत ऐसी होने वाली है। तब ऐसे कोई एयरक्राफ्ट को जब हमें पता था कि ये एयरक्राफ्ट ऐसे टेक ऑफ हो रहा है तो उसको हिट नहीं किया गया जानबूझ के, क्योंकि उसमें पहले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी इसमें क्रिकेटर हैं। तो कहते लड़ाई करने के ना कई सत्र निकले थे, जिसमें पाकिस्तान है ना हर सत्र पे गिरा हुआ साबित हुआ था इस युद्ध में। और बिना जान की परवाह किए हुए भारत के हर फौजी ने
चाहे आर्मी का हो चाहे एयरफोर्स का हो, अपनी जान से जान लड़ा के इस जंग को जीता था। और जब इस जंग को जीत के आए, मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी सफलता है, आने वाले टाइम पे याद की जाएगी। आर्मी जो इंडियन आर्मी रहती है वो हमेशा ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहती है, हर महीने उनको मौका मिल जाता है किसी न किसी टेररिस्ट को मारने का। एयरफोर्स के लिए बड़ी जीत इसलिए थी क्योंकि इतने बड़े बैटल के लिए बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि जो दुश्मन होता है ना, एयरफोर्स के लिए जो दुश्मन होता है वो बॉर्डर के उस पार बैठता है, वो वहीं से अटैक आता है। तो आप हमारे कहते हैं दुश्मन नज़दीक नहीं आता, उसमें हमें दूर से मारना पड़ता है। तो हमारे लिए थोड़ी सी कहते हैं एक अदृश्य शक्ति थी, ये बड़ी जीत है हमारे लिए तो। जी अच्छा फौजी साहब, जो आपने बात बोली है तो ये सब राइट है ना, मतलब वीडियो में चला इसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला, उसमें ऐसे कुछ भी मतलब बात मैंने नहीं बोली, जिसमें लोकेशन नहीं बताई मैंने, कितने बंदे काम करते हैं वो चीज़ें नहीं बताई थी, और फौज की स्ट्रेटेजी कैसे होती है और सिस्टम में क्या कमी है, क्या ऐसी अच्छाई है जो दुश्मन देश को नहीं पता चलना चाहिए हमारे, वो कुछ ऐसा नहीं बताया मैंने। वो जो कुछ बताया वो सब पब्लिक डोमेन में है, वो सब चीज़ें बताई जो पब्लिक डोमेन में है। कई नु का अगर सुंदर के वीडियो बना हो, ये कोई अच्छी ढंग की वीडियो बना तो यह ढंग की वीडियो है, एक देश की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी वीडियो है। देखेंगे इस वीडियो ने कितने भाई देखेंगे, कितने लाइक करेंगे, क्योंकि अच्छी वीडियो ने कोई देख के राजी को नहीं फौजी साहब। नहीं जैसे कहते हैं आज जो कंटेंट है ना, जनता का पेशेंस बहुत लूज हो रखा है, वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करती है। क्रिंज एक वर्ड है, क्रिंज। क्रिंज का मतलब है कि ऐसी चीजें जिसमें आपका दिमाग काम नहीं करता, मतलब क्रिंज का वैसे मतलब दूसरा है, बट साइकोलॉजी क्या कहती है जनता की, ऐसी चीज जिसमें दिमाग को ना इस्तेमाल करना पड़े। अगर आपको मिसाइल सिस्टम के बारे में बताना है तो उनको समझने के लिए थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। आम पब्लिक उस चीज को ज्यादा दिमाग को यूज नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि जिस चीज में मेरा दिमाग भी बंद रहे और मुझे मनोरंजन भी हो जाए, 10 या 15 सेकंड में मेरा मनोरंजन भी हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख लूँ, तो वो कंटेंट, वो मसाला वो लोग देखना पसंद करते हैं। तो शायद उम्मीद है कि शायद व्यूज़ कम भी आ जाएं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा ज़्यादा व्यूज़ आए, बट मेन आइडिया ये था कि आम पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि देश की फौज है वो आपके लिए क्या कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, कितना सच है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत से झूठ फैलाए गए थे, जिसमें से कि हमने S-400 को मार दिया, आपका इतना नुकसान कर दिया, वो सब झूठ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सब नु का अगर वो तो भूखा नंगा देश है, हाँ। लेकिन फिर भी उनके पास इतनी पावर, वो सब कैसे? भूखा नंगा देश है, बिल्कुल है, भूखा नंगा ही देश है, बहुत गरीब देश है, मैं ये कहूँगा। उनके पास पावर कहाँ से आती है और उनको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि लड़स के हमारे से लड़स के। देखिए जी, उनका जो पैसा भी मिलता है ना उनको, सारा का सारा पैसा फौज में जाता है उनके। जितना भी पैसा उनको वर्ल्ड बैंक से या IMF से, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो भी पैसा जहाँ से भी मिलता है वो सारा सारा वो पैसा फौज में जाता है। और फौज में 50% तो हथियारों के लिए जाता है, 50% उनके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, पैसा उनमें बढ़ जाता है। वो पैसा उसके बाद वो लोग सब फॉरेन में सेटल हैं, जितने भी आर्मी चीफ हो गए, एयरफोर्स चीफ हो गए, बड़े बड़े टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी बंदा देश में नहीं रहता है। जैसे रिटायर हुए देश से बाहर चले गए। अच्छा, अगर देश में रहेंगे तो उनको मारे जाएंगे, ये इतिहास रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ का, जिसने 10 साल देश पर राज किया, जो कारगिल वार जिसने करवाया था, जैसे वो राष्ट्रपति पद से हटे, अपने जनरल थे, 5 साल एज ए जनरल उसने देश पर राज किया, 5 साल एज ए प्रेसिडेंट उसने देश पर राज किया। जैसे 10 साल की सत्ता के बाद वो बेदखल हुए थे, उसके बाद उनको देश निकाला दिया गया और मृत्यु भी उनकी फौरन में हुई थी। जब वो देश में आए थे तब उनको कहते हैं जो अंतिम सलामी देने वाले का, क्योंकि फौजी जनरल थे, आर्मी के चीफ रह चुके थे, अंतिम सलामी देने वाले 4 सिपाही भी नहीं थे, मतलब एक कुत्ते की मौत मरा था वो। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप, चाहे उनका कोई प्रधानमंत्री हो या पूरा नेता हो, चाहे इमरान खान की हालत देख लो, तो नवाज शरीफ की हालत देख लो, आप आने वाले दिनों में चाहे आप शहबाज शरीफ की हालत देख लेना। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? पैसा उनके लिए मोटिवेशन है, देश उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। जो उनका एजेंडा है उसमें कहते हैं कि वो धरती की वंदना तो वो लोग करते नहीं, और किसी देश का कॉन्सेप्ट नहीं मानते वो कि ये हमारा देश, इसके लिए नहीं। वो उनका सिस्टम जो बहुत रिलीजियस, ब्रेन वॉश, रेडिकलिज्म, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर। तो बाकी मिलिट्री जो लीडरशिप है या जो मिलिट्री है, उनको मोटिवेशन मिलता पैसे से। उनके अंदर देश जैसी कोई, उनके अंदर ये नहीं है कि उनका तिरंगा, मतलब उनका झंडा लहराना चाहिए या हमारा बहुत बड़ा, उनके लिए वो सब चीज़ें नहीं है। पैसे मायने रखता उनके लिए सब पैसे मायने रखता है। और उनके वहाँ पर टॉप लेवल पर जो बड़े लेवल है उन पर गद्दार ज़्यादा हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिन में पाकिस्तान अमेरिका के साथ खाना खाएंगे, दोपहर में सऊदी अरब के साथ लंच करेंगे, रात को चाइना के साथ डिनर करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट है, सबसे उनको पैसा चाहिए। अगर आप भी, सुंदर भाई साहब, अगर आप भी आज जाके 100 करोड़ रुपए दे दोगे ना, तो आप
के गुणगान करने लग जाएंगे। ऐसा देश उनके लिए मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत जैसी कोई चीज़ नहीं है उस देश के लिए। तो मोटिवेशन उनके लिए पैसा है और कुछ नहीं है। और हमारे देश में शांति नहीं होनी चाहिए, ये एक मोटिवेशन है कि पड़ोस में कभी शांति नहीं होने देंगे, वो भी मोटिवेशन है उनका। ये बात है यार खुद भी कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें भी मतलब शांत नहीं बैठने देंगे हम लोग। जी। चलिए, कोई जो अपने दर्शक हैं, कोई संदेश उनके लिए आपकी तरफ से? मैं एक नौजवान जो देख बिल्कुल बिल्कुल मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम में एज ए लॉन्चर ऑपरेटर, एज ए लॉन्चर इंचार्ज काम करते हुए मुझे इस ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक मिला था, जिसका नाम मेंशन इन डिस्पैच है, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड। मैं ये अवार्ड उन सभी वीरांगनाओं को, माता और बहनों को 22 अप्रैल की घटना में जिन्होंने अपने स्वाब को खो दिया था, मेरे पूरे देशवासियों को, पूरी यूनिट को ये मैं अवार्ड समर्पित करता हूँ। और मेरे नौजवान साथियों से कहता हूँ, अगर आपके अंदर जरा से भी देशभक्ति भावना है तो ज़रूरी नहीं है कि तिरंगा आप थामो, क्योंकि फौज में जाने की जो सीटें होती है वो लिमिट रहती है, हर बंदा नहीं जा पाता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकारिता में, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हो, किसान भी हो, अगर आप अपना काम ईमानदारी से और कर्तव्यता के साथ करते हो, तब भी आप भी इतने ईमानदार हो, इतने देशभक्त हो और देश को इतना ही आगे लेके जा रहे हो जितना एक फौजी लेके जा रहा है, उससे भी आपकी देशभक्ति साबित हो जाती है। तो अपना काम ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करते रहिए। बिल्कुल जी, धन्यवाद, जय हिंद। चलो, धन्यवाद फौजी साहब जी। तो भाई देखो कितने अच्छे विचार जो हैं फौजी साहब ने दिए हैं। तो देखेंगे इस वीडियो ने भाई कितने लाइक मिले हैं, कितने शेयर मिले हैं। तो करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई ने। जय हिंद, जय भारत।